चलो आज हम लोग हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट करेंगे। ये हीट एंड थर्मोडायनामिक्स क्या है, अगर आप बुक के हिसाब से जाओगे, एससी वर्मा बुक के हिसाब से, तो इसमें 4-5 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर मिलेगा हीट एंड टेम्परेचर, दूसरा चैप्टर मिलेगा कैलोरीमेट्री, तीसरा चैप्टर मिलेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, चौथा चैप्टर मिलेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और फिफ्थ चैप्टर मिलेगा हीट ट्रांसफर। तो ये 5 चैप्टर मिला के ये पूरा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है। समझ आया? यस सर। यस सर। और अगर बुकलेट मिला है आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो बुकलेट में वन फ्लो में ये पूरा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है। मैं भी अगर इसमें ये लेक्चर नंबर वगैरह लिखूंगा तो ये इसमें ये 5 चैप्टर बुक एससी वर्मा बुक के हिसाब से 5 चैप्टर मिला के जो होता है वो लिखता जाऊंगा, तो ये अराउंड 10 लेक्चर तक जाएगा। ठीक है कितना लेक्चर? सॉरी सर कितना लेक्चर? देखते हैं 7, 8, 9, 10 कितना जाएगा मुझे नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बट 7 to 10 लेक्चर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हीट। हीट किसको कहते हैं? स्कूल में तो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। बोलो, कुछ तो आइडिया होगा, हीट किसको कहते हैं? बोलो तो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ तो बोल तो सही, बोल। फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी है हीट। अच्छा, कैसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है? सर मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी भी देखा था, काइनेटिक एनर्जी भी देखा था। तो उस एनर्जी से ये डिफरेंस कैसे है? अगर वही एनर्जी होता तो उसी चैप्टर में पढ़ लेते ना। तो कैसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है? थर्मल। बोलो। थर्मल। अरे थर्मल तो वही हीट का नाम है, हीट एनर्जी बोलो, थर्मल एनर्जी बोलो, ये तो सिनोनिमस वर्ड है। डिफरेंस कैसे है ये? मैकेनिकल एनर्जी से हीट एनर्जी डिफरेंस कैसे है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। फॉर्म ऑफ एनर्जी बोला यहाँ तक सब। फ्लो, मतलब सर इसमें फ्लोइंग होता है सर, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर, ऐसा कुछ। हाँ वो भी सही बोला, वो भी होता है। तो हीट एनर्जी भी तो मैकेनिकल से काइनेटिक में चेंज होता है, मैकेनिकल एनर्जी भी काइनेटिक से पोटेंशियल में चेंज होता है, काइनेटिक से यूजफुल वर्क में चेंज होता है। सुनो, कॉमन सेंस से एक बात सुनो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1 kg ऑफ वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस है, इसके पास हीट एनर्जी कितनी है बता सकते हो? कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट ये बता सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। यस सर। सपोज 1 लीटर ऑफ वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कितना हीट एनर्जी इसके पास है बता सकते हैं? ऐसा कैलकुलेट किया जा सकता है? यस सर। अच्छा, 1 kg ऑफ वाटर 90 डिग्री सेल्सियस को ऐड किया 1 kg ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस मान लो, तो ये उसको कितना हीट देगा ये बता सकते हैं? हाँ सर। बट फर्स्ट का आंसर आप लोगों ने गलत दिया कि 1 kg ऑफ वाटर अगर 90 डिग्री सेल्सियस पर है तो उसके पास कितनी हीट एनर्जी है ये नहीं बता सकते। समझ रहे हो? यस सर। ये नहीं बता सकते। मैकेनिकल एनर्जी में क्या है कि अगर 5 kg ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv को ऐसे बता सकते हैं। मतलब किसी सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है मैकेनिकल, ये बता सकते हैं।
लेकिन अगर मैं कहूँ कि 1 लीटर वाटर अगर 80 डिग्री सेल्सियस पर है या कोई गैस इतने सेल्सियस पर है तो उसके पास कितनी हीट एनर्जी है ये नहीं बता सकते। हाँ, वो किसी को कितना देगा या किसी से कितना लेगा ये बता सकते हैं, है ना। यस सर। Yes, तो वो sir. जो देता लेता जिस फॉर्म में एनर्जी को है उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हीट एनर्जी कहते हैं। तो बुक में हमेशा देखते होगे लिखा रहता था स्कूल में कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which exists in flow। फ्लो या ट्रांजिट भी बोलते हैं, कहीं कहीं बुक में एनर्जी इन ट्रांजिट भी बोलते हैं। which exists in flow from higher temperature system to lower temperature system। या इसको कह सकते हैं विच फ्लो सोलली ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, एक ही बात है। अच्छा, तो ये कोई एक सिस्टम है और ये कोई सिस्टम है। ये सिस्टम मान लो किसी टेम्परेचर TA पर है और ये सिस्टम किसी टेम्परेचर T20 पर है। TA का टेम्परेचर T20 से ज्यादा है तो A से B के बीच एनर्जी का फ्लो होगा। ये जो एनर्जी का फ्लो जिस फॉर्म में होता है उस फॉर्म ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी को हम लोग हीट कहते हैं, है ना। ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है इस फ्लो ऑफ एनर्जी को हीट कहते हैं। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. मैकेनिकल एनर्जी से कैसे डिफरेंट है? मैकेनिकल एनर्जी एब्सोल्यूट होता है कि इस ऑब्जेक्ट के पास इतना है, उस ऑब्जेक्ट के पास इतना है, बट हीट एनर्जी एब्सोल्यूट नहीं होता है। ये जस्ट एक मोड है एनर्जी ट्रांसफर का फ्रॉम हायर टेम्परेचर सिस्टम टू लोअर टेम्परेचर सिस्टम। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। सर, कोई भी एनर्जी, हाँ बोलो। तो सर जो हम लोग आज तक जो पढ़ते आ रहे हैं कि हीट एनर्जी इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो फिर क्या है? ये कहाँ पढ़ लिया तुमने? सर वो कैलोरीमेट्री क्लास 10 में जो हम लोग ने जो पढ़ा था वो सब। ऐसा कहीं नहीं, गलत मत बोलो। बुक निकाल के मुझे बताओ कि कहाँ लिखा है वो। बुक में कम लिखा हो सकता है, बुक में कुछ छोड़ा हुआ हो सकता है, बट बुक में गलत लिखा हुआ नहीं होगा, मतलब आई डाउट, अच्छा सर। है ना। ये नहीं लिखा होगा, ठीक है। मतलब ये रॉन्ग है जो मैंने बोला? हाँ, ये रॉन्ग है। ठीक है सर। जो समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होता है उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। वो हीट में आगे आएगा अभी, बट हीट उसको नहीं कहते। हीट एक एनर्जी ट्रांसफर का फॉर्म है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से दो ऑब्जेक्ट के बीच एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है वो एक्सचेंज जिस फॉर्म में होता है उस फॉर्म को हीट एनर्जी कहते हैं, ठीक है सर। ठीक है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। जूल होता है। तो एनर्जी का एसआई यूनिट जूल होता है। तो हीट एनर्जी का भी एसआई यूनिट जूल ही होता है, बट कन्वेंशनली हीट एनर्जी को कैलोरी में रिप्रेजेंट करते हैं, सर है मतलब? ना।
कन्वेंशनली आदत है बोलने का। जैसे ही मैं 5 कैलोरी एनर्जी बोलूंगा तो माइंड में दिमाग में आएगा हीट की बात कर रहा हूँ, लेकिन 20 जूल एनर्जी बोलूंगा बिना कुछ स्पेसिफाई किए हुए तो वो मैकेनिकल एनर्जी अपने मन से समझ में आएगा, इसलिए मैंने कहा कन्वेंशनली। ओके सर, मतलब जूल्स को कैलोरी भी बोलते हैं। हाँ, तो ये जो कैलोरी है इसको सीजीएस यूनिट है। वैसे तो ये हीट का ही यूनिट है, किसी भी एनर्जी को दोनों यूनिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या करते भी हैं, बट मोस्टली कैलोरी वर्ड हीट एनर्जी के साथ ज्यादा एसोसिएटेड है। 1 कैलोरी 4.2 जूल। ये 4.18 जूल के बराबर होता है। तो जैसा मैंने कहा मोस्टली हैबिट में कैलोरी से हम लोग हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट करें अगर, और जूल हमारा मैकेनिकल एनर्जी या वर्क डन बोलें, तो ये जो 4.18 का फैक्टर दिख रहा है ना, इस फैक्टर का दूसरा नाम है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसका मतलब हुआ कि आइडियली 1 यूनिट ऑफ हीट एनर्जी से हम लोग 4.18 यूनिट ऑफ मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं। कम भी होगा, लॉस होगा तो, बट आइडियली अगर कोई लॉस नहीं है तो 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी से हम लोग 4.18 जूल का मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है इसका, लेकिन कहीं भी क्वेश्चन के लैंग्वेज में आ सकता है। जहां लिख देगा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इसको कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेशन वाइज एज सिंपल एज दिस, 1 unit of heat energy is equivalent to whatever unit of mechanical work, that is called mechanical equivalent of heat. Ideally 1 unit of heat energy is equivalent to 4.18 unit of mechanical work, so mechanical equivalent of heat is 4.18. ठीक है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. So 4.18 जूल पर कैलोरी, ये हुआ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? Yes, sir. नो सर। अब बताइए टेम्परेचर क्या है? Measure of hotness or coldness of an object. अरे वाह, मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, टेम्परेचर जैसा आप लोगों ने कहा कि मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है वो अप टू सम एक्सटेंट फील से भी बताया जा सकता है, लेकिन अगर मुझे उसको क्वांटिफाई करना है तो कोई एक स्केल बताना पड़ेगा, Yes, sir. यस है ना। सर। कोई एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी जिसके रिस्पेक्ट में हम बताएंगे। तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। आपको अगर याद होगा तो टेम्परेचर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. तो ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है।
ठीक है। अब अगर टेम्परेचर को क्वांटिफाई करना है, किसी भी चीज को क्वांटिफाई करना है, तो कोई स्केल ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए। Yes, sir. नहीं तो कैसे मेजर करेंगे? तो जैसे सपोज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस डिफाइंड है कि इस डिस्टेंस को ही 1 मीटर कहते हैं, तो कोई भी स्केल बनाने के लिए उसके 2 लिमिटिंग पॉइंट तो बताने होंगे ना। Yes, हाँ, sir. हाँ, तो दुनिया में कोई भी टेम्परेचर स्केल बनाने के लिए 2 लिमिटिंग पॉइंट होते हैं। एक को कहते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट और दूसरे को कहते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो ये अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट किसी भी स्केल के 2 रेफरेंस वैल्यूज हैं, है ना। अपर फिक्स्ड पॉइंट का मतलब हो गया टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स। तो वाटर जिस टेम्परेचर पर बॉयल करना शुरू करता है, इसको कहीं कहीं बुक में स्टीम पॉइंट भी लिखा रहता है, उसको हम लोग अपर फिक्स्ड पॉइंट बोलेंगे। और टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रीजेस, तो इसको बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोल सकते? इसको बॉइलिंग आइस पॉइंट और पॉइंट मेल्टिंग बोलते पॉइंट। हैं। तो इसको टेम्परेचर स्केल में कहीं कहीं आइस पॉइंट भी लिखा रहेगा। तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी के 2 रेफरेंस लिए गए कोई भी स्केल को बनाने के लिए। अब इन दोनों को कौन सा वैल्यू असाइन करते हैं और इन दोनों के बीच कितना डिवीजन रहता है, उसके हिसाब से टेम्परेचर स्केल अलग अलग होगा। जैसे पानी को जिस टेम्परेचर पर बॉयल होना है जब भी कभी, वो तभी होगा, उसको तुम्हें जो नाम देना है दे दो। तो ये दोनों तो फिजिकल फेनोमेना हो गया ना रेफरेंस के लिए। यस Yes, सर। sir. तो इन दोनों आई मीन फिजिकल फेनोमेना को किसी भी टेम्परेचर स्केल के लिए रेफरेंस ले लिया गया और इस रेफरेंस के बीच नंबर ऑफ डिवीजन, इनिशियल वैल्यूज और वैल्यू चेंज, लोअर फिक्स पॉइंट का वैल्यू अलग अलग असाइन किया, तो अलग अलग टेम्परेचर स्केल बन गए। जैसे अगर हम लोअर फिक्स्ड पॉइंट को 0 वैल्यू असाइन कर दें और इसके बीच में 100 डिविजन्स डाल दें, तो ये अपर फिक्स्ड पॉइंट को 100 वैल्यू असाइन हो जाएगा। हाँ सर। Yes, sir. तो ये एक टेम्परेचर स्केल बन गया जिसको बोलते हैं सेल्सियस स्केल। ऐसे ही लोअर फिक्स्ड पॉइंट को अगर 32 वैल्यू असाइन कर देते हैं और अगर हम 180 डिवीजन रख दें तो अपर वैल्यू 212 हो जाएगी। हाँ हाँ सर। सर। ये एक स्केल बन गया जिसको फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं। इसी तरह लोअर को अगर हम 273 वैल्यू असाइन कर दें और बीच में 100 डिविजन ही रखें, केल्विन स्केल। तो ये हो जाएगा 373। इसको हाँ सर। केल्विन स्केल कहते हैं। तो यहाँ से समझ ये आ रहा होगा कि आप भी एक हाइपोथेटिकल अपना स्केल बना सकते हैं। कैसा भी स्केल बन सकता है, नंबर ऑफ डिवीजन और इनिशियल वैल्यू ही तो चेंज करना है हाँ हाँ सर। सर। है ना।
अब सर क्या बोले आप लोग? कुछ नहीं बोला मैं। अब सोचोगे तो तुम्हें लगेगा सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल ये दोनों में तो 100 डिवीजन ही है, तो फिर ये दोनों स्केल रहने का क्या मतलब है? देखने में तो बहुत आसान लगता है कि हर सेल्सियस के वैल्यू में 273 ऐड कर दो तो केल्विन का वैल्यू मिल गया। हाँ सर। लेकिन इन सारे स्केल का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस क्या है, ध्यान से सुनो क्यों ये सब इंपॉर्टेंट है। पहले हम सेल्सियस और केल्विन को एक बार एनालाइज करते हैं। कोई भी स्केल अपने 0 से नीचे तो नहीं दिखाएगा, नो सर। है ना? तो जो सेल्सियस स्केल का रेंज है और केल्विन स्केल का 0 तो इससे बहुत नीचे होगा। केल्विन स्केल का 0 अगर हम सेल्सियस स्केल से कंपेयर करें तो -273 डिग्री सेल्सियस पर मिलेगा। हाँ हाँ सर। सर बराबर। मतलब केल्विन स्केल का रेंज देखो कितना बड़ा हो गया, हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो केल्विन स्केल से और सेल्सियस स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन वही है, बट आई मीन नेचुरली जितने भी टेम्परेचर एग्जिस्ट करते हैं उसमें से -273 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे का टेम्परेचर अभी तक पता नहीं है, किसी को नहीं होता है, जिसको कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। तो वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर केवल और केवल केल्विन स्केल से मेजर कर सकते हैं, है ना? यस सर। ये Yes, जो sir. केल्विन स्केल है इसका रेंज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये मिनिमम -273 डिग्री सेल्सियस तक मेजर किया सकता है कर सकता है, विच इज आई मीन मच बिलो द मिनिमम टेम्परेचर नोन सो फार, है ना? ये बात समझ में आई? हाँ सर। सो कंपेयर्ड विथ सेल्सियस स्केल, Kelvin scale will have much greater range that is it can measure even absolute zero temperature. ठीक है, तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट भी देखते होगे केल्विन होगा। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, दूसरा, नंबर ऑफ डिवीजन किसी स्केल में हम जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे एक्यूरेसी उतना ज्यादा होगा। Yes. यस सर। तो जैसे स्कूल में पढ़ते होगे कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के लिए फ़ारेनहाइट स्केल यूज करते हैं। हाँ सर। फ़ारेनहाइट स्केल का नंबर ऑफ डिवीजन देखोगे तो केल्विन या सेल्सियस स्केल के रिस्पेक्ट में 1.8 टाइम्स है, क्योंकि 180 डिवीजन है कंपेयर्ड विथ 100 डिवीजन। Yes, sir. हाँ सर। तो सेल्सियस स्केल से अगर बॉडी टेम्परेचर मान लो मेजर करते हैं और उसमें एक यूनिट का चेंज आने में ही इतना बॉडी के चेंजेज हो जाएंगे कि आदमी मर जाएगा उसमें। मतलब इवन 1 यूनिट ऑफ स्केल में रीडिंग में चेंज आएगा तब तक तो ह्यूमन बॉडी में बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस हो जाएंगे। तो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मुझे ऐसा स्केल चाहिए जिसका कि स्केल बहुत एक्यूरेट हो, ज्यादा एक्यूरेट हो, बहुत एक्यूरेट नहीं ज्यादा एक्यूरेट हो। हाँ सर।
तो फ़ारेनहाइट स्केल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के लिए मोस्टली में यूज करते हैं, यस हाँ सर, सर। है ना। Yes, sir. दुनिया में कोई भी स्केल हो, मतलब पानी को जिस टेम्परेचर पे आइस बनना है उसी पर बनेगा, पानी को जिस टेम्परेचर पर बॉयल होना है उसी पर होगा, तुम्हें जो कहना है वो कह लो। हाँ सर। कोई भी स्केल हो, अगर ध्यान से देखोगे, ये जेई में मेंस में एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा भी था, कोई भी स्केल हो, हर स्केल की रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, ये कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर, कौन से भी स्केल के। है ना। तो किसी भी एक स्केल की रीडिंग को दूसरे स्केल में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो ऐसे ही करेंगे। हाँ सर, मतलब कोई एक टेम्परेचर है, मान लो सेल्सियस स्केल में उसकी वैल्यू C है, तो C माइनस 0 अपॉन 100, फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू अगर F है तो F माइनस 32 अपॉन 180, यस सर, केल्विन स्केल में अगर उसकी वैल्यू K है तो K माइनस 273 अपॉन 180 100। हाँ सर, ऐसे ही कोई भी स्केल हो, हम एक स्केल के वैल्यू को दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ सर. है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। बोलोगे, बोलते नहीं हो तुम लोग। आगे बढ़ूं? हाँ यस सर, Sir. तो चलो, जो अभी सिखाया एग्जैक्टली उस बेसिस पर एक क्वेश्चन करो। दिख रहा है? यस सर। यस सर, हो गया सर, वेरी गुड। क्या है आंसर? 20 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। सबका हो गया? आगे बढ़ूं? इस हाइपोथेटिकल स्केल में 32 है, तो 32 माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है? 20। यस सर, तो 32 माइनस 20 अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन कितना है? 60। 60। तो इज इक्वल टू सेल्सियस स्केल का 0 C माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0
अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन 100, Yes, sir. so 12/3 is equal to C/5. Yes, sir. तो C की वैल्यू आ गई 20 डिग्री सेल्सियस। हाँ सर। एकदम आसान है। यस सर। अरे वाह, चलो आगे बढ़ो। हाँ सर। तुम लोग केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स पढ़े हो क्या, हीट एंड थर्मो? Yes, हाँ sir. हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो वो आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT ये सब आता है? अच्छा वो तो इसमें पड़ा है, किसमें पढ़ा है? वॉल्यूमेट्रिक ही बोल रहा हूँ। बस मारूंगा ना सब पर। States of matter में है. हाँ सर, स्टेट्स तो ऑफ स्टेट्स में स्टोइकियोमेट्री, स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा है ये सब। आइडियल गैस। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी स्टेट्स ऑफ मैटर में पड़ा। अच्छा, ठीक है चलो। तो थोड़ा सा, वैसे तो आइडियल गैस इक्वेशन में भी पढ़ाऊंगा आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, बट क्या होता है थर्मोमीटर को बनाने में कभी कभी गैस यूज करते हैं, तो अलग अलग प्रिंसिपल पर आइडियल गैस इक्वेशन के साथ यूज करके हम लोग थर्मोमीटर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, इस तरह का। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हाँ सर। है ना? कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, यस सर। है ना? तो वैसे तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी ऐसे केवल इतना देख लेते हैं। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT। यस सर। यस सर। Now, if volume is constant, then pressure of system is directly proportional to temperature. हाँ सर। यस सर। तो वैसे ही अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो उस केस में वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। यस सर। तो इन दोनों कंडीशन में अगर मान लो कहीं कांस्टेंट वॉल्यूम है और हम प्रेशर के चेंज को मेजर करते हैं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग टेम्परेचर का चेंज मिल जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। इस कॉमन सेंस को बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, इस फंडामेंटल प्रिंसिपल को बोलते हैं। उसी तरह अगर प्रेशर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रखें और गैस के वॉल्यूम में टेम्परेचर के साथ जो चेंज होगा उसको कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर बोलेंगे, है ना? हाँ Yes. सर। हाँ सर। इस कॉमन सेंस को बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। ये बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, बट प्रॉब्लम सॉल्व करने में कहीं कहीं यूज होता है, इसके लिए बता देता हूँ। इसको हम लोग बोलेंगे
कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। जैसे घर में वो मर्क्यूरी वाला अगर देखा होगा तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो जो ग्लास बल्ब के अंदर मर्क्यूरी का वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है, हाँ सर। और वो उसका इंक्रीज इन वॉल्यूम कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर के साथ कैलिब्रेटेड रहता है, और हम लोग टेम्परेचर का रीडिंग ले लेते हैं वॉल्यूम के रीडिंग से इनडायरेक्टली। Yes, sir. तो ये जो कॉमन सेंस है, इस कॉमन सेंस को प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री भी बोलते हैं, बट उतना डिटेल में वो सब नाम जानने की जरूरत नहीं है, अपने को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से ज्यादा मतलब है। तो इसको कॉपी कर लो, फिर एक दो क्वेश्चन देता हूँ, इस तरह का यूज कर पाते हो कि नहीं देखते हैं। कॉपी कर लीजिए। इसको कोशिश करो। सर सर ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर नहीं पता तुम लोगों को? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। स्कूल में नहीं पढ़ा है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? नो सर। सर पढ़ा होगा। सर सच्ची में नहीं। मैं सच में नहीं पढ़ा। और कोई तो बोलो, कोई तो तमीज के स्कूल में पढ़े होगे। बताओ, नहीं पढ़े। कोई तमीज के स्कूल में नहीं पढ़ा? कौन से स्कूल में? अच्छे कोई नहीं। देखो, ये नहीं पढ़े जहाँ पर डेंसिटी कुछ मैक्सिमम मिनिमम होती है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया गया तुम लोगों को? नहीं सर। नहीं। चलो ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है, मैं लिख देता हूँ। ट्रिपल पॉइंट का अलग से पढ़ेंगे हम लोग, डेफिनेशन भी केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे वैसे, बट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आपका केल्विन स्केल में होता है 237.15, आगे भी है 1575 मोर प्रिसाइजली केल्विन। सर आप 37 बोलो। क्या? आप 37 बोल के 73 लिखे। नहीं, 73 होता है, 37 नहीं। और फ़ारेनहाइट स्केल में 32.0135 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है? ठीक है इतने सर। से आपका काम चल जाएगा। वैसे ट्रिपल पॉइंट का नाम ट्रिपल पॉइंट इसलिए है
क्योंकि इस टेम्परेचर पर वाटर, लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों स्टेट में कोएग्जिस्ट कर सकता है। उसका कैसे क्या कहानी है वो बाद में देखेंगे, अभी टेम्परेचर स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है सर। सर हाँ, तो सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लिखना है ना फिर इसके लिए? 0 डिग्री के से थोड़ा ही ज्यादा है, तो कैलकुलेशन में कहीं तुम्हें जरूरत हो रही है तो लिख लो। 0.157। हाँ सर। कैलकुलेशन करने में आसानी हो रही है तो कर सकते हो, मैं तो एग्जैक्ट वैल्यू लिख दिया आपको। ठीक है सर। सर आंसर मिल गया। मिल गया, बधाई हो। क्या मिला? 373.3 क्या है ये? हाथी घोड़ा कुछ तो इसके साथ केल्विन, केल्विन सर, केल्विन। इसका यूनिट होगा ना? हाँ सर, केल्विन। कितना आया? 373.3। वेरी गुड, 373.31 केल्विन। सबका हो गया या बताने की यस जरूरत सर, है? आ गया सर। आ गया? सर दिखा देंगे? हाँ हाँ मैं दिखा दूंगा, बट तुम तो कोशिश करो पहले। अभी हम लोगों ने कांस्टेंट वॉल्यूम में देखा था P इज प्रोपोर्शनल टू T, यस सर। है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पर प्रेशर इतना है और ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर पर प्रेशर इतना है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट अपॉन प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर अपॉन ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। So boiling temperature will be pressure at boiling point upon pressure at triple point multiplied with temperature of triple point. यस सर। Boiling point पर pressure 2.05 into 10 raised to 4. यस सर। Triple point पर temperature 1.5 into 10 raised to 4 multiplied with triple point का temperature, that is 273.15 Kelvin, है ना? यस सर। यस तो सर। ये डिवीजन करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 373.31 केल्विन। आंसर समझा सर। आया समझ में? यस सर। पक्का? हाँ इसका सर। सर। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। सर। एक दूसरा होता है कॉमन सेंस है वो सब, जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। नाम सुना है?
रेजिस्टेंस का नाम तो सुना होगा, हाँ सर। इलेक्ट्रिसिटी में जो रेजिस्टेंस होता था। तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर ये भी टेम्परेचर के साथ वैरी करता है, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी तरह ये पता चल जाए कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी करता है, और उस वेरिएशन को अगर हम कैलिब्रेट कर पाए, ठीक है, उस वेरिएशन को अगर हम कैलिब्रेट कर पाए तो टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं रेजिस्टेंस के मेजरमेंट से, हाँ सर। है ना। तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीज करता है, और अगर वो इंक्रीज का इक्वेशन मुझे पता चल जाए तो हम लोग रेजिस्टेंस को मेजर करके इनडायरेक्टली फिर हम टेम्परेचर को मेजर कर पाएंगे। तो एज अ थ्योरी ऐसा लिख सकते हो, टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, सॉरी टेम्परेचर नहीं, रेजिस्टेंस, resistance of a conducting wire increases with increase in temperature. Suppose R is equal to R naught into 1 plus alpha delta T. हाँ सर। अगर ऐसा कुछ है, मुझे पता है मान लो, वैसे ये सब प्रैक्टिकल इक्वेशंस हैं, इसका एनालिटिकल डेरिवेशन नहीं होता है। अल्फा डेल्टा टी पावर का अगर मुझे पता चल गया, दैट इज इस केस में आर नॉट है रेजिस्टेंस at temperature, let's say T naught, and R is resistance at temperature T. तो जो डेल्टा T है, दिस इज नथिंग बट T माइनस T नॉट, ठीक है। और अल्फा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम लोग जिस किसी भी मटेरियल का वायर यूज कर रहे हैं उसका अल्फा मालूम है, और किसी एक टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम है, तो दूसरे टेम्परेचर पर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ सर। है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। इसको कॉपी कर लो। तो मतलब अगर एक टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस मालूम है तो वो दूसरे टेम्परेचर पे भी निकल सकता है। सर वो डेल्टा टी पावर का छोटा लिखे नहीं, मल्टीप्लीकेशन में है डेल्टा टी, अल्फा मल्टीप्लाइड विथ डेल्टा टी। डन सर।
डन सर। हो गया। हाँ हाँ सर, हो सर, गया। आपको बोला था। हो गया। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ, सर जब आप लोग ये सब जो डिस्कस कर रहे थे तब मैं कॉल आ गया था, तो इसलिए आप बता सकते हैं कि वो सब के एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है जो लिखा है आपने आर नॉट और अल्फा के लिए। अभी पता चल जाएगा। ठीक है सर। आर नॉट लिखा है ना, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी नॉट, आर हाँ रेजिस्टेंस सर। एट टेम्परेचर टी, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो हाँ एक्सपेरिमेंटल सर। वैल्यू है, बाकी दोनों ऑब्जर्व वैल्यू हैं। ठीक है सर। जैसे इस पे बेस्ड एक ये क्वेश्चन कोशिश करो। सर वो 100 डिग्री सेल्सियस है ना? हाँ, जब भी डिग्री लिखा हुआ है मतलब सेल्सियस होगा, ठीक है, वैसे लिख देना चाहिए आइडियली। या कोई भी यूनिट हो, क्या फर्क पड़ता है, सेल्सियस वर्ड नहीं भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी यूनिट हो, तुम भी डिग्री में बता देना। ठीक है सर। सर बोलो। सर 60 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। हाँ सर वही है। वेरी गुड, देखते हैं वैसे। सो R100 इज इक्वल टू R0 1 प्लस 100 अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर, हाँ लिख सकते। सर। अल्फा इक्वल्स टू 1/8। हाँ और सर। दूसरा R at any temperature T is equal to R naught into 1 plus T अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। तो फर्स्ट इक्वेशन से R100 माइनस R0 इज इक्वल टू R0 इंटू 100 अल्फा, और इस इक्वेशन से RT माइनस R0 इज इक्वल टू R0 इंटू T अल्फा, ऐसा होगा। हाँ सर।
हाँ सर दोनों होगा। को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो R100 माइनस R0 अपॉन RT माइनस R0 इज इक्वल टू 100 अपॉन T। यस सर। तो यही टेम्परेचर T चाहिए मुझे, तो ये हो जाएगा 100 इंटू RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0। सबकी वैल्यू दे रखी है। RT 86, यस सर। R0 80, हाँ सर। R100 90, R0 80। यस सर। So 100 into 6 upon 10, हाँ सर 60। so 60 degree आंसर। सर तो हाँ मतलब आर सर। नॉट मतलब टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या? क्या? आर नॉट मतलब टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एट 0 डिग्री, R0 टेम्परेचर एट 0 डिग्री, R100 टेम्परेचर एट 100 डिग्री, RT रेजिस्टेंस एट 0 degree is R0, resistance at 100 degree is R100, resistance at T degree is RT। आया समझ में? यस सर। आगे बढ़े? हाँ सर सर। 1 मिनट। कुछ खाने दो। क्या नमकीन है? नहीं और कुछ। अरे कौन खाना मांग रहा है? मुझे भी दो। कौन प्रियांशु था? उसी की आवाज थी, मैं तो पहचान गया। क्या खाना बनाया प्रियांशु तेरे यहाँ? भाग गया क्या? कौन खाना मांग रहा था बताओ? सर प्रियांशु नहीं था, कोई और था। अच्छा कोई और था, आवाज से लगा मुझे। कौन था भाई? क्या बना है खाना? बता जल्दी, मैं भी आऊँ। आयुष शाही करके आ रहा था। हाँ क्या? सर वही था। आयुष याशी नाम का कोई पार्टिसिपेंट था सर, वही उसके पास आवाज आ रहा था। अच्छा खाना खाने चला गया फिर। चलो कोई नहीं, आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। देखो, कोई भी सॉलिड हो, किसी भी शेप साइज का, होता क्या है, उसके मॉलिक्यूल ये सब रैंडम मोशन में होते हैं। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। वो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं रैंडम में। जो सॉलिड्स होता है ना, उसके मॉलिक्यूल अपनी जगह वाइब्रेट करते रहते हैं, है ना? हाँ सर। बिल्कुल सर। अपनी जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं मॉलिक्यूल। अब अगर हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सपोज एक मॉलिक्यूल को देखें, तो एक मॉलिक्यूल अपनी जगह वाइब्रेट कर रहा है, मान लो यहाँ और यहाँ के बीच में, ए और बी के बीच में, किसी टेम्परेचर T0 पर। अब इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, इसके वाइब्रेशन का रेंज बढ़ जाएगा। मतलब यही मॉलिक्यूल अब उसको वाइब्रेट करने के लिए इतनी जगह चाहिए। तो
टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तब एट टेम्परेचर टी नॉट प्लस डेल्टा टी में इसका रेंज बढ़ जाएगा। तो इस फेनोमेना को हम लोग थर्मल एगिटेशन कहते हैं। तो थर्मल एगिटेशन से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेट करने का, जैसे पहले अगर 1 मीटर जगह में वो वाइब्रेट करता था तो अब 1 पॉइंट समथिंग मीटर जगह में वो वाइब्रेट करेगा। तो हर 2 कंसेक्यूटिव मॉलिक्यूल के बीच का गैप इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हाँ कि सर। फिजिक्स के लैंग्वेज में, साइंस के लैंग्वेज में मीन फ्री पाथ कहते हैं। सर क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ, ऑन एवरेज कितना फ्री स्पेस चाहिए जिसमें कि वो वाइब्रेट कर सके। ठीक है। ठीक है सर। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज path length of vibration of molecule get increased. As a result, separation between each molecule also increases. तो सब मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन इंक्रीज कर जाएगा तो सॉलिड का साइज भी इंक्रीज कर जाएगा। हाँ which results in expansion of solid। इस फेनोमेना को हम लोग थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। है ना। और ये जो पाथ लेंथ ऑफ वाइब्रेशन है एक्चुअल में, दिस इज सिमिलर टू मीन फ्री पाथ। एग्जैक्टली मीन फ्री पाथ कैसे कैलकुलेट करना है इससे हमें मतलब नहीं है, बट थ्योरेटिकली ये इंक्रीज करता है, इससे हमें मतलब है। आया समझ में? यस सर। थर्मल सर। एक्सपेंशन सॉलिड्स में क्यों होता है ये बात समझ आई? हाँ सर समझा। जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है मान लो, तो ब्लॉक को थोड़ी काइनेटिक एनर्जी दो तो इतनी दूर में वाइब्रेट करेगा, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दे दोगे तो ज्यादा जगह में वाइब्रेट करेगा। तो ठीक वैसे ही जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल जो अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहा था अभी भी अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करेगा, बट उसको अब जगह ज्यादा चाहिए क्योंकि उस इंडिविजुअल की एनर्जी बढ़ गई है। क्लियर है? हाँ सर यस क्लियर है। सर। इसको कॉपी कर लो। स्पेसिंग बिटवीन कंस्टिट्यूएंट एटम्स। सर सर किसको? यही जो पाथ लेंथ ऑफ वाइब्रेशन है। तो अच्छा। मीन फ्री पाथ वर्ड गैस के लिए यूज होता है, सॉलिड मॉलिक्यूल के लिए उसको बोलते हैं एवरेज स्पेसिंग बिटवीन कंस्टिट्यूएंट एटम्स।
सर हाँ सर आपने वो टी नॉट के पहले क्या लिखा सर, वो जो मीन फ्री ये? एट है, एटी एट। अच्छा अच्छा समझा। आगे बढ़ो। सर 1 मिनट। Yes, sir. Done, sir. सपोज ये कोई सॉलिड है, मान लो ऐसा। तो ये सॉलिड का लेंथ हो गया, है ना। ये कोई भी एक सरफेस एरिया ले लो, तो ये सॉलिड का सरफेस एरिया हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, कोई भी ऊपर वाला भी हो सकता है कोई भी। और ओवरऑल ये सॉलिड का वॉल्यूम हो गया। तो ये कहानी अगर किसी टेम्परेचर टी नॉट पर है, तो नए टेम्परेचर पर जब इसका शेप साइज इंक्रीज करेगा तो इसकी ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं आएगा। सर तो गैस मॉलिक्यूल स्प्रेड होंगे। इसकी ज्योमेट्री वही रहेगी, केवल इसका साइज इंक्रीज कर जाएगा। एक मिनट, तो ज्यादा ही इंक्रीज कर गया। तो इसका नया वाला लेंथ एल डैश हो गया। हाँ सर। नया वाला एरिया मान लो ए डैश हो गया, और नया वाला वॉल्यूम वी डैश हो गया। तो इसके सरफेस एरिया में भी इंक्रीज होगा, लेंथ में भी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम में भी इंक्रीज होगा। समझ रहे हो? ये यस सर सर। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल स्प्रेड हो रहे हैं। गैस मॉलिक्यूल नहीं, सॉलिड की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ सर सॉलिड टेम्परेचर हो जब या बढ़ेंगे तो। गैस का क्या है कि गैस तो जिस कंटेनर में रहता है उसका पूरा वॉल्यूम यूज करता है ना। हाँ सर तो सर। क्यों साइज बढ़ेगा उसका? हाँ, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद, दैट इज, अब अगर टेम्परेचर मेरा हो गया टी नॉट प्लस डेल्टा टी, तो हर तरफ से प्रोपोर्शनली यही चेंज होगा। सर ऐसा नहीं कि केवल लेंथ इंक्रीज करेगा, लेंथ इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, एरिया इंक्रीज करेगा, तीनों इंक्रीज करेगा, है तो ना। क्यूबॉइड रहेगा ना सर वो? हाँ, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड ही रहेगा। सो कीपिंग शेप कांस्टेंट, लेंथ, एरिया
एंड वॉल्यूम, ये तीनों इंक्रीज करेगा। यस सर। हाँ सर, इंक्रीज करेगा। सो थर्मल एक्सपेंशन 3 टाइप के होंगे। तो सॉलिड में थर्मल एक्सपेंशन को हम लोग ब्रॉडली 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक को कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, दूसरे को कहते हैं एरियल एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। एरियल और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और तीसरे को वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। तो ये तीनों हमेशा एक साथ होता है, लेकिन हम लोग थ्योरी समझने के लिए तीनों को पहले अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे जब हम लीनियर एक्सपेंशन देख रहे होते हैं तब एरियल और वॉल्यूम को इग्नोर करते हैं। जब एरियल और वॉल्यूम देख रहे होते हैं तो बाकी दोनों को इग्नोर करते हैं इनिशियली। बाद में जब हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं तो तीनों को एक साथ भी डील कर सकते हैं, है ना। हाँ सर। तो थर्मल एक्सपेंशन 3 टाइप के होते हैं। तो पहले इतना कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बाकी होगा शायद। हो गया। यस सर। सर एक मिनट, वो लास्ट वाला लिख रहा हूँ। सर ये थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड है ना? 3। चलो कॉमन सेंस देखते हैं। सपोज ये एक सॉलिड है, ठीक है। ये एक सॉलिड है जिसका ये वाला लेंथ L है और ये विड्थ B है। इस प्लेट में एक कैविटी है जिसका रेडियस R है, ठीक है। ठीक है यस सर। सर। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो L, B और R इन तीनों में कौन कौन इंक्रीज करेगा, कौन कौन डिक्रीज करेगा? सर एल भी इंक्रीज सर करेंगे। L इंक्रीज करेगा, B इंक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा और R इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा सर। कांस्टेंट रहेगा सर। इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा, जो भी होगा। क्यों? सर पर वहां पर R वो क्या है? मॉलिक्यूल्स ही नहीं है ना सर सॉलिड के। R रेडियस ऑफ कैविटी है। सर रेडियस ऑफ कैविटी, ये जो होल है इस प्लेट में, सर्कुलर होल, उस होल का रेडियस R है। सर कांस्टेंट रहेगा। और कोई? सर बढ़ना चाहिए।
बढ़ना चाहिए। कांस्टेंट क्यों रहेगा, बढ़ना क्यों चाहिए, सब बताओ। सर कैविटी में मॉलिक्यूल्स ही नहीं है ना सर, तो वो वाइब्रेट करके एक्सपांड ही नहीं करेंगे। अच्छा, और कोई बढ़ना चाहिए? करेगा ना सर, सॉलिड इंक्रीज करेगा। हाँ, सॉलिड इंक्रीज करेगा। कैविटी का क्या होगा? कैविटी डिक्रीज कुछ नहीं है तो सर कुछ डिक्रीज हो जाएगा ना सर कैविटी। इंक्रीज होना चाहिए। जो भी होना चाहिए, क्यों, वही तो पूछ रहा हूँ, इंक्रीज डिक्रीज क्यों? कैविटी सर एटम्स सर एक्सपांड हो रहे डिक्रीज हैं ना होगा शायद, सर डिक्रीज क्योंकि होगा। सर सर। चलो देखो इधर, कैविटी के पेरिफेरी पर 2 पॉइंट ले लो, कोई दो, एक ये और एक ये। तो इन दोनों के बीच का ये जो सेपरेशन है, कोई भी दो पॉइंट लो, ये भी तो इंक्रीज होना चाहिए ना। तुम लोगों ने खुद, अभी हम लोगों ने ऊपर पर है, सेपरेशन बिटवीन एवरी 2 कंसेक्यूटिव कंस्टिट्यूएंट एटम शुड इंक्रीज। तो अगर ये कैविटी छोटा होता है तो ये दोनों और पास आ जाएंगे, हाँ सर। है ना। तो इसका मतलब आर को भी इंक्रीज करना चाहिए। हाँ सर, क्योंकि वो पार्टिकल्स तो और दूर जा रहे हैं एक्सपेंशन के कारण। हाँ, रीजन समझ आया? यस सर सर। एक बार फिर से बोल दो ना। सेपरेशन बिटवीन atoms on periphery of cavity should also increase. तो कैविटी का साइज छोटा होगा तो दोनों रेड डॉट और नजदीक आ जाएंगे ना। हाँ सर, हाँ वही सर। होना चाहिए। पक्का? पक्का सर। एक और बताओ, चलो ऐसा ही। इसमें 2 कैविटी है, एक सर्कुलर कैविटी है, एक रेक्टेंगुलर कैविटी है। तो ये एल है, ये बी है, ये आर है, ये सी है, ये डी है, और ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का, दोनों कैविटी के बीच का डिस्टेंस ई है। तो ए बी सी डी, अच्छा ए तो नहीं है ना, हो तो ऐसा कर देते सर हैं। डी नहीं है। अबे सवेर को, सर डी तो उधर है। अरे रुक जा भाई, सबका नाम फिर से ठीक कर देता हूँ। इसको ए कर देता हूँ, इसको बी कर देता हूँ, इसको सी कर देता हूँ, इन दोनों के बीच के सेपरेशन को डी कर देता हूँ। तो ए बी सी डी आर एल, इसमें से कौन कौन इंक्रीज करेगा, कौन कौन डिक्रीज करेगा, कौन कौन कांस्टेंट रहेगा? सर डी को छोड़ के सब इंक्रीज करना। एल इंक्रीज करेगा, हाँ सर। हाँ सर। ए इंक्रीज करेगा, यस सर। हाँ सर। इंक्रीज करेगा, हाँ सर। हाँ सर। सी इंक्रीज करेगा, यस सर। हाँ सर। आर इंक्रीज करेगा, हाँ सर। डी का क्या सर होगा? सर इंक्रीज करेगा। कांस्टेंट रहेगा, डी इंक्रीज। कांस्टेंट। डी भी इंक्रीज करेगा भाई साहब। हाँ सर।
हाँ सर। क्योंकि कोई भी दो मॉलिक्यूल, दो एटम ले लो, एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, तो इसके बीच का सेपरेशन भी तो इंक्रीज करना चाहिए। यस सर। हाँ सर, वाइब्रेट होगा ज्यादा इसलिए। तो इतना जो ये सब कर रहे हैं ये मत सोचो, अब ये तो समझाना था इसलिए ऐसा किए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, मोबाइल में पिक्चर जूम करते हो ना? हाँ सर, करते हैं। हाँ सर, करते हैं। तो जब जूम करते हो तो सब कुछ बड़ा हो जाता है। हाँ सर। हाँ सर। तो ठीक वैसे ही सब कुछ बड़ा होगा, फोटोग्राफिक एक्सपेंशन होगा। ये एक शॉर्टकट याद रखो, कुछ नया सोचने की जरूरत नहीं है। है ना? हाँ सर, हाँ मतलब सर। सब बड़ा होगा जितना। मतलब ऐसा कोई आई मीन वर्ड नहीं है, जस्ट सोचने का एक ट्रिक है कि जब भी कभी थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड डाउट हो मन ही मन कि क्या इंक्रीज करेगा क्या नहीं करेगा, तो वो जैसे मोबाइल में किसी चीज को जूम करते हैं ना, वैसा ही जूम इन जूम आउट सोचो, इंक्रीज डिक्रीज समझ आ जाएगा। है ना? यस हाँ सर। सर, बराबर। टेम्परेचर डिक्रीज होने पर यही उल्टा भी होगा। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हम लोग ये जूम इन जूम आउट समझेंगे तो याद रहेगा। जल्दी से कॉपी कर लो, और जैसे जैसे कॉपी होते जाए घर जाते जाओ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर, बाय सर। बाय। बाय सर। बाय।